मानव पशु तरु गिरि सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है। जी हाँ, भारतीय विचार सनातन विचार ये कहता है कि मानव पशु तरु गिरि नदी सरिता पक्षी जो भी जीव हैं और जो भी प्रकृति के घटक हैं उनमें सब में हमने ब्रह्म को देखा है, सब में हमने ईश्वर को देखा है। हमारे यहाँ भगवान जो शब्द है उसके लिए भी हम अक्सर कहते हैं कि भगवान जो शब्द है वह बना है भय से भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नील। तो जो प्रकृति है उसकी हम पूजा करते आए हैं और प्रकृति के ही एक महत्वपूर्ण घटक हैं पक्षी। जी हाँ, वर्तमान दौर में पक्षियों की जो स्थिति है उस पर भी हम आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। और आप सभी दर्शकों का मतलब विवेक व्यूज के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये चर्चा प्रारंभ करूं उसके पहले आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि यदि आपने अभी तक द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे निर्बाध रूप से आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। तो आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण दिवस से जो हमने एक वैचारिक श्रृंखला प्रारंभ की है। उस श्रृंखला में हम चर्चा कर चुके हैं अनेक विषयों पर। पौधारोपण पर चर्चा हमारी हो चुकी है, हमारी चर्चा जल संरक्षण को लेकर हो चुकी है, पहाड़ों के महत्व पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। उसी श्रृंखला के तहत आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में हैं श्रीमान अशोक कुमार शर्मा जी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अशोक जी पर्यावरणविद हैं और अपना संस्थान के जयपुर प्रांत के संयोजक हैं। सबसे पहले अशोक जी आपसे जानकारी यही चाहेंगे कि सामान्यतः पर्यावरण की बात करते हैं तो पेड़ पौधों की बात होती है, पक्षियों के बारे में आपका क्या कहना? पक्षियों के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के उपरांत ये ध्यान में आया कि जो वृक्ष है वो देवता के स्वरूप हैं और ये जो देवता हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको ले जाने का काम मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं। मनुष्य अपनी सीमाओं में वृक्ष लगाता है। वह 1, 2, 10 अपने जीवन काल में 1 लाख अथवा 2 लाख 5 लाख वृक्ष लगा सकता है, लेकिन वास्तव में जो वृक्ष लगाने का काम है वो पक्षी करते हैं। हम सब देखते हैं विवेकानंद जी कि जंगल के जंगल खड़े इंसान ने नहीं किए, तो आखिरकार किन्होंने किए जंगल के जंगल खड़े? तो फिर ध्यान में आता है कि परम पिता परमेश्वर ने, उस 3 त्रिलोकी के नाथ ने इस जगत में एक जो जीव है जिसको यहाँ बनाया, उसको एक पक्षी के रूप में यहाँ उसको नाम दिया गया। और उस पक्षी के दांत नहीं होते हैं। दांत नहीं होने के कारण से वह जो बीज में खाता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाता है, तो कुछ भोजन वो पचा जाता है और कुछ भोजन वो विष्ठा के रूप में इधर उधर फेंक देता है। और वह जब विष्ठा भूमि के संपर्क में आती है, जमीन के संपर्क में आती है, तो वहां पर वृक्ष पौधे हैं। आज वैज्ञानिक के दौर में हम देख रहे हैं कि सीड बॉल बनाई जाती है। सीड बॉल मीन्स जो सीड होता है उसको एक प्रक्रिया में गोबर वगैरह में बांध के बॉल बनाई जाती है। उसको ऐसे बताया जाता है कि हमें जब हम जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, भ्रमण पर जाते हैं, तो हम उस बॉल को कहीं फेंक दें और फेंकने के कारण से वह बॉल जमीन के संपर्क में आएगी और वहां पे वृक्ष लग जाएंगे। लेकिन वास्तव में लाखों लाखों वर्ष पहले इस सीड बॉल का काम तो पक्षियों ने प्रारंभ कर दिया था। और जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनकी अपनी स्पीड होती है। हम देखते हैं साइबेरिया के पक्षी कहाँ से आते हैं जी। इतने हजारों किलोमीटर दूर रूस से साइबेरिया के पक्षी यहाँ अपने, हम राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले होने के नाते हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। भरतपुर में जो पक्षी विहारण है वहां पर वो आते हैं और वहां रहते हैं, 3-4 महीने 5 महीने रहते हैं और यहाँ पे प्रजनन की क्रिया करके फिर वापस अपने स्थान पर लौट जाते हैं। और यहाँ पर
वहाँ की जो जैविक विविधता है वो यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ की जैविक विविधता को वो रूस में लेकर के जाते हैं, रूस में नहीं है तो बीच में कई स्थान पर वो विष्ठा करते हैं, तो वहां पर भी वो जैविक विविधता वहां स्थापित करते हैं। इस प्रकार से पक्षियों का जो महत्वपूर्ण काम है वो है पेड़ लगाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उनको वाहन कहा। जी। जब मैं कॉलेज में प्रबोधन दे रहा था तो वहां एक विद्यार्थी खड़ा हुआ और विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा, श्रीमान जी आप कह रहे हो कि कौवा शनि देव का वाहन है, जी। तो शनि देव तो इस पे कैसे सवारी कर सकते हैं? शनि देव का जो वेट है वो तो मोर देन 80 kg 70 kg है, और आपके कौवे का भार तो मुश्किल से 300 ग्राम 400 ग्राम होता है। ये बात न्याय संगत नहीं है और मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ और मैं इसका विरोध करता हूँ। मैंने कहा बेटा आप एकदम सही कहते हो, मैं भी आपके इस बात का समर्थन करता हूँ, तो पहले आप मुझे ये बताइए कि वाहन किसे कहते हैं। तो उसने बताया कि वह एक वस्तु जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है उसको वाहन कहते हैं। तो मैंने कहा जो पक्षी होते हैं वे भी देवताओं को, पेड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं, इसलिए हमने उनको वाहन कहा। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि, कवि, महाकवि वो बड़े ही विद्वान हुआ करते थे और वो अपनी भाषा को अलंकार में व्यक्त किया करते थे। जैसे हम वर्तमान में पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं, अब सब बच्चे जानते हैं, वर्तमान समय में जानते हैं, बच्चे बोलते हैं, लेकिन वास्तव में क्या वो परी है क्या? आने वाले समय में, वर्तमान में तो हम उस पीटी उषा को जानते हैं, हमने उसको फेस टू फेस देखा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? मैंने कहा बेटा आपकी तरह आने वाली पीढ़ी कहेगी, जैसे आप प्रश्न कर रहे हो वैसे आने वाली पीढ़ी भी प्रश्न करेगी, लेकिन उसकी जो गति थी, चलने की जो स्पीड थी वो परी की तरह थी, इसलिए हमने उसको संज्ञा दी है, वो हमने उसको अलंकार से एक प्रकार से सुशोभित किया है। हमारे शहर में कोई भवन बहुत ऊंचाई पर होता है तो हम कहते हैं ये तो गगनचुंबी है भवन है, यानी गगन को छूने वाला। क्या वास्तव में वो गगन को छूता है क्या? लेकिन उसकी जो ऊंचाई है वो सामान्य भवनों से कहीं अधिक है, इसलिए हमने उसको अलंकारित किया, हमने उसको सुशोभित किया कि ये गगनचुंबी भवन है। इसीलिए हमने पक्षियों को देवताओं के वाहन के रूप में उनको संबोधित किया। उसका वैज्ञानिक कारण ये था कि वो पेड़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने का काम करते हैं। तो वास्तव में ये कह सकते हैं कि पक्षी जो है वो जंगल तैयार करते हैं, और जितने बड़े महत्वपूर्ण पेड़ हैं, जैसे हम कहते हैं कि पीपल है, बरगद है, इनको लगाने का जो काम है वो खासतौर पर पक्षी करते हैं, और इनको देवताओं का वाहन कहा गया है। अशोक जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भारत में देवताओं का वाहन कहा गया है पक्षियों को, फिर क्या कारण ऐसे आपको लगते हैं कि पिछले कुछ दशकों में बहुत से पक्षी या तो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने वाले लगते हैं? आखिर क्या कारण है, जबकि भारत में हम ये कहते हैं सनातन परंपराओं में एक दया का भाव है, सनातन परंपराओं में पशु पक्षियों का सबका ध्यान रखने की बात कही गई है, फिर क्या कारण आपको लगते हैं कि पक्षियों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है और पक्षियों को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास समाज को और सरकारों को, दोनों को करने पड़ रहे हैं? श्रद्धा लभते ज्ञानम, ऐसे कहते हैं कि जब श्रद्धा होती है तब ज्ञान की ओर व्यक्ति अग्रसर होता है। तो हमारे यहाँ प्रारंभ में श्रद्धा थी, हम कोई भी विचार हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको दिया उसको हृदय से करते थे, क्योंकि हमारे उनके प्रति श्रद्धा थी। और श्रद्धा इसलिए थी क्योंकि उनकी बात वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थी। हमने उसको परखा था, उसको टेस्ट किया था, और टेस्ट करके हम उसका उपयोग कर रहे थे। लेकिन किसी कारण से जब यहाँ विदेशियों के आक्रमण हुए और विशेष रूप से 712 से, और 712 से लेकर के लगातार यहाँ फिर 1206 से लेकर के 1297 तक गुलाम वंश का यहाँ शासन रहा। अब गुलाम वंश के शासक कैसे होते थे हम सब जानते हैं, जैसी राजा वैसी प्रजा।
गुलाम वंश में जो शासक थे वो बेचारे गुलाम हुआ करते थे, और गुलाम वो अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा दूसरे देशों पर आक्रमण करके वो वहाँ के शासक बन गए। और जब शासक बन गए तो हमारी एक यहाँ की जो विशेषता थी कि राजा में हम देवता के दर्शन यानी भगवान के दर्शन किया करते थे। उनके उनके द्वारा जो राज्य किया गया तो वो वैज्ञानिक आधार पे भी नहीं था, न उनमें कोई ज्ञान का विकास था, न उनका कोई विज्ञान था, न उनका धर्म था, न कोई उनकी कोई सामाजिक परंपराएं थी, न उनकी कोई वैज्ञानिक परंपराएं थी। वो एक प्रकार से जिसको कहना चाहिए भोगवाद के रूप में काम कर रहे थे। फिर हम देखते हैं 1297 के बाद में यहाँ फिर विभिन्न वंशों का शासन रहा। फिर 1526 से लेकर के 1857 तक यहाँ मुगल काल रहा। अब मुगल काल में भी अधिकांश जो राजा महाराजा थे वो अपने ऐश आराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनको देश समाज की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। फिर हम देखते हैं आगे चलते हैं 1857 के बाद में तो 1947 तक का काल देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का काल था। अब ब्रिटिश साम्राज्य के काल के बाद में देखते हैं तो हमारे लोग तो शासन कर रहे थे, लेकिन लॉर्ड मेकाले ने कहा था, अपने पिता को पत्र लिखा था कि भारतवर्ष में हम शासन करें नहीं करें लेकिन हमारा विचार जरूर शासन करेगा। तो हम देखते हैं काफी लंबे समय तक इस प्रकार का विचार रहा, लेकिन वर्तमान जो पीढ़ी है उनमें इस प्रकार के उद्गार, इस प्रकार के भाव जो हमारी पुरानी परंपराएं थी वो वापस विकसित होने लगी है। बीच के काल में वो एक प्रकार से लुप्त सी हो गई थी, विस्मृत हो गई थी। इसलिए हमारे यहाँ प्रकृति के प्रति श्रद्धा कम हो गई। जब प्रकृति के प्रति श्रद्धा कम हो गई तो जंगल कम हो गए। जंगल कम होने के कारण से पक्षियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिला, उनके आवास की व्यवस्था नहीं हुई, तो पक्षी भी धीरे धीरे लुप्त होने लग गए। और अब हम देख रहे हैं कि जो प्रजातियां पहले हजारों की तादाद में थी आज वो सैकड़ों की तादाद में आ चुकी है। लेकिन आप और हमारे प्रयास से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये निश्चित रूप से धीरे धीरे जागृति आएगी, समाज में आ रही है। और मैं देखता हूँ कि जो इस क्षेत्र में, जयपुर के क्षेत्र में कभी चिड़ियाएं, गोरैया देखने को नहीं मिलती 2 साल पहले, आज लाखों की तादाद में गोरैया देखने को मिलती है। क्योंकि समस्याएं तो है, लेकिन हम समस्याओं को यदि गिनाएंगे तो शायद समाधान नहीं होगा। इसलिए हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, देता संघर्षों को नोता, मानवता की खातिर जग में होकर से करता दूर सदा, जो भी बाधा आती मद में, जो दान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। तो हम दान देकर के, अपने लहू का दान देकर के, अपने कर्तव्य का पालन करके निश्चित रूप से जो पुराना वैभव था उस पुराने वैभव को वापस स्थापित करेंगे। इस भाव से हम समाज में काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय जिस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है सकारात्मक, लोग पेड़ खूब लगा रहे हैं और पक्षियों के लिए भी खूब काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से, और आप जैसे टीवी चैनल का लगातार सहयोग रहा तो समाज में बहुत अधिक जागृति आएगी और जागृत जनता के द्वारा ही इस देश, समाज, विश्व का कल्याण होगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं समझता हूँ सभी का ही मानना होगा। हमारे जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को, द विवेक न्यूज को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और साथ ही आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हों वे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखते रहिए। जिस प्रकार से अभी अशोक जी ने ये विषय रखा कि दान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है, जी हाँ, वास्तव में हम उस देश के वासी हैं जहाँ महाराजा शिवी हुए कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर की बोटी का दान देने को व्यक्ति तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। इस प्रकार का हमारा महान देश और महान परंपराएं हमारे इस देश की रही हैं। अशोक जी, जिस प्रकार से आपने अभी इस चर्चा में कहा कि बहुत सी से क्षेत्रों में गौरैया जो है, छोटी चिड़िया, वो एक समय ऐसा था कि लुप्त होने लगी थी, लेकिन आप जैसे पर्यावरणविद जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अनेक संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं, उसके कारण स्थितियों में परिवर्तन भी बहुत तेजी से आने लगा है। आपके यहाँ भी विद्यालय में यदि हम जाकर बैठते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में चिड़िया की चहचहाहट, इतना कलरव जो होता है, वास्तव में अद्भुत है। लेकिन आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि
चाहे जो भी पक्षी हैं उनकी सबकी अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं खाने पीने की, सारी चीजें। गाँव में तो फिर भी कोई समस्या नहीं होती, ग्रामीण क्षेत्र में खुली जगह होती है, बहुत सारे पेड़ भी होते हैं और व्यक्तियों का एक स्वभाव भी अलग होता है। शहरी क्षेत्र की यदि बात करते हैं, महानगरों की बात करते हैं, तो पक्षियों के संरक्षण के लिए, उनके भोजन पानी के लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, क्या कहना? वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में ये व्यवस्था थी। मैं अभी किसानों से बात कर रहा था, तो किसान कह रहे थे भाई साहब, हमारे यहाँ जो खेत होता था उसमें से 10% जो भाग है हम नहीं काटते थे, वह हम भाग पशु पक्षियों के लिए छोड़ते थे। यानी 10% हिस्सा पशु पक्षियों के नाम पर हुआ करता था। इसलिए वहाँ ये सब व्यवस्थाएं थी, वहाँ पर पशु पक्षियों का संरक्षण था और पशु पक्षी पर्याप्त मात्रा में थी। लेकिन धीरे धीरे मानव भी लालची होता गया। हम मैं एक भी दाना नहीं छोड़ू, उससे भी कुछ कमा लूं, तो धीरे धीरे इसलिए ऐसी वृत्ति के कारण से वो पशु पक्षी थोड़े से अदृश्य हुए, कम हुए। लेकिन फिर भी समाज जाग रहा है। हमने भी इसके लिए छोटा सा प्रयास किया। जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो उस समय ग्वाल वालों ने भी वहां पर एक लाठी का सहयोग करके उनके मन में आया कि भाई हमने, जैसे हम ही गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं, वैसे ही भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण किया। उस समय गिलहरी जो थी वो मिट्टी लेकर के आ रही थी, डाल रही थी और सहयोग कर रही थी। तो इसी प्रकार से करने वाला तो वो 3 किलो का नाथ है, लेकिन उसने हमको बनाया है और वो हमारे द्वारा कुछ करवाना चाहता है, तो मुझे तो थोड़ी प्रसन्नता होती है। वैसे गर्व अपने आप में बताते हुए लज्जा थोड़ा सा महसूस होता है कि भाई मैंने काम किया तो उसको बताना क्या है। लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं जी, दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए। हमारे को ध्यान में आया, दर्शकों को ध्यान में आया हमारे को ध्यान में आया कि पक्षियों को रहने की व्यवस्था मिल जाए और खाने की व्यवस्था मिल जाए, तो निश्चित रूप से पक्षी एक प्रकार से उनकी वृद्धि हो सकती है। और हमने ये महसूस किया। हमने प्रारंभ में 20,000 पक्षी घर बनाए और पक्षी घर बना करके हमने जगह जगह लगाए, तो हमारे को अनुभव आया कि वहां पर पक्षी आना प्रारंभ हो गए। तो फिर हमारा मन थोड़ा मजबूत हुआ और फिर हमने 30-40 हजार और बनवाए। फिर हमने लोगों को बांटे, तो लोगों ने भी बहुत अच्छी रुचि दिखाई और उन्होंने अपनी आवश्यकता जाहिर की, हमें और पक्षी घर चाहिए। तो फिर हमने और पक्षी घर वितरित करवाए। इस प्रकार से लगभग 1.5 लाख पक्षी घर हमने पूरे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में ही नहीं तो 52 देशों में अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो विभिन्न देशों में रहते हैं, केन्या में रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, जापान में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, वहां पर जब यहाँ से जाते हैं तो वो अपने साथ 10-15 भी पक्षी घर लेकर के यहाँ से गए थे। तो ऐसे 52 देशों में भी पक्षी घर गए हैं और उसके कारण से निश्चित रूप से पक्षियों की जो संख्या थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। लोग वाग अपने घर का वीडियो भेजते हैं, भाई साहब हमारे यहाँ तो पक्षी लड़ने लगे, हमने 4 पक्षी घर लगाए थे, चारों बुक हो गए, चारों फ्लैट बुक हो चुके हैं और वहां पर उनका परिवार रहने लग गया। अब दूसरे पक्षी आने के लिए वहां लड़ रहे हैं, तो आप हमारे को और पक्षी घर उपलब्ध कराइए। और हम पक्षी घर को हमने कहा फ्लैट वर्तमान समय में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 5 BHK। और कुछ लोगों ने हमसे पूछा भाई BHK क्या होता है, तो हमने कहा भाई B4 बेड है ये। और बेड जैसे हम फ्लैट बना के देते हैं और हम सब लोग फिर उसमें सोफा लगाते हैं, उसमें कुर्सियां लगाते हैं, सेंटर टेबल लगाते हैं, उसमें किचन का सामान लेकर के आते हैं, विभिन्न प्रकार के फर्निश्ड हाउस हम तैयार करते हैं उसको। हमारे को तो बिल्डर क्या करता है, एक मकान बना करके दे देता है। वैसे ही पक्षियों को हमने देखा किस प्रकार से पक्षी अपना उसके उस फ्लैट के अंदर कितना सुंदर घोंसला बनाते हैं और उसमें पंख लगाते हैं, रुई लगाते हैं, रुई लगा करके और फिर वो अपने अंडे देते हैं और वो अंडे निकलते हैं। उन अंडों को जब बच्चे उनको सेते हैं और उनको दाना बाहर से लाके खिलाते हैं और खिलाने के बाद उनको उड़ना सिखाते हैं, उनको दाना खिलाना सिखाते हैं, उनको शिकार करना सिखाते हैं। जब तक सिखाते हैं, जब तक पक्षी परिपक्व नहीं हो जाता, जब तक वो अपने पांव पे स्वयं उड़ने नहीं लग जाता, अपना भोजन स्वयं नहीं करने लग जाता। इस प्रकार का भाव पशु पक्षियों में भी होता है। अपनी आने वाली जनरेशन को
अपनी जैसे बनाना, इस प्रकार का। मैं तो यहाँ मेरे जो पक्षी घर है 500 के लगभग, उसमें पक्षी रहते हैं सब प्रकार के। ऊपर मेरे यहाँ बर्ड रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो मैंने देखा कि जब पक्षियों को दूध रोटी मिलती है, जब वहां पे छाछ रोटी मिलती है, तो वहां कौवे आना प्रारंभ हो गए। मैं आपसे यही जानकारी चाह रहा था अशोक जी, मैं आपसे यही चाह रहा था जानकारी, हमारे दर्शकों तक भी ये जानकारी पहुंचे कि आप जो बर्ड रेस्टोरेंट की जो बात कर रहे हैं, एक बार विस्तार से जरा उसका क्या कंसेप्ट है, कौन सा पक्षी किस प्रकार का भोजन पसंद करता है और किस प्रकार का बर्ड रेस्टोरेंट आपने बना रखा है, उसके बारे में भी जानकारी। जिस प्रकार से मनुष्य सब जानता है कि मेरे को अच्छा भोजन कहाँ मिलेगा, तो वहां वो चाय पीने जाता है, वहां रोटी खाने जाता है। अनोखा जो अनेक प्रकार के होटल्स होते हैं उनमें जाता है वो, क्योंकि उसको अपने पसंद का मिलता है। उसी प्रकार से हमने छत के ऊपर बर्ड रेस्टोरेंट बनाया। उसपे हमने जैसे बिस्किट है, 4 प्रकार के बिस्किट, अपने पार्ले के बिस्किट भी है, मोनेको बिस्किट है, चॉकलेट है, ऑरेंज है, ये हमने रखे। तो हमने देखा कि वहाँ अलग अलग प्रकार के पक्षी आने लगे। फिर हमने थोड़े दिनों के बाद में वहां पर नमकीन रखना प्रारंभ किया। जब नमकीन रखना प्रारंभ किया तो देखिए वो मैना भी आने लग गई। फिर वो बुरे बुरे पक्षी और भी बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी आने लगे। फिर हमने वहां पे बाजरा रखना प्रारंभ किया और आम रखने प्रारंभ किए। जैसे हमने आम, टमाटर और बाजरा रखना प्रारंभ किया तो देखिए हमने देखा 1-2 दिन के बाद में वहां तोते आने प्रारंभ हो गए। और फिर हमने वहां पर अलग अलग प्रकार के, कभी हम वहां पर जैसे अलग अलग जो महीने होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के फल आते हैं, अलग अलग प्रकार के फल वहां पर रखते हैं। तो अलग अलग प्रकार के पक्षी, लगभग 30-40 प्रकार की वेराइटियां वहां आना प्रारंभ हो गई। उसका मुख्य कारण है उनका अपना अपना पसंद का भोजन होता है। कुछ नमकीन खाना पसंद करते हैं, कुछ लड्डू खाना पसंद करते हैं, कुछ दाल रोटी खाना पसंद करते हैं, कुछ छाछ रोटी खाना पसंद करते हैं, कुछ दही रोटी खाना पसंद करते हैं। बिस्किट के में भी 4-5 प्रकार के बिस्किट खाना पसंद करते हैं। मिर्ची, टमाटर, आपके जो ये खीरा वगैरह होता है, अनेक प्रकार के जो हम जब वहां पे आइटम रखते हैं तो अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के पक्षी वहां पर आते हैं और प्रातःकाल उस रेस्टोरेंट में निःशुल्क भोजन प्राप्त करते हैं। और निःशुल्क भोजन प्राप्त करते हैं इसलिए हमें तो बड़ा हम धन्य होते हैं। और रहीम जी की तरह, रहीम जी जब दान दिया करते थे तो गर्दन नीची करके दान दिया करते थे और कहा करते थे, देनहार कोई और है, देता है दिन रेन, लोग भरम मेरा करे ताते नीचे नैन। तो हम तो भाग्यशाली हैं कि 3 किलो के नाथ के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और हमारे हाथों से वो भोजन करते हैं। तो हम तो धन्य धन्य हो जाते हैं विवेक जी। तो वास्तव में अशोक जी जिस प्रकार से बर्ड रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं और साथ ही ये भी इन्होंने स्पष्ट किया है कि जैसे मनुष्य को अलग अलग समय अलग अलग प्रकार का भोजन पसंद होता है, ठीक उसी प्रकार से पक्षियों की भी अपनी अपनी पसंद होती है। और यदि आपने अपनी छत पर पक्षियों के लिए अलग अलग तरह के यदि आपने भोजन रखना प्रारंभ कर दिया तो विभिन्न प्रकार के पक्षी भी वहां आते हैं। और अशोक जी के यहाँ यदि आप हमारे दर्शक यदि इनसे परिचित हैं और चाहें तो कभी मुरलीपुरा में इनके यहाँ जाकर देख सकते हैं जिस प्रकार का बर्ड रेस्टोरेंट इनके यहाँ है। सुबह इतने पक्षी वहां आते हैं और विभिन्न प्रकार के बिस्किट, नमकीन, फल, ये सब चीजें वहां इन्होंने अच्छी व्यवस्था ये कर रखी है। और जब हम इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं तो वास्तव में निश्चित रूप से पक्षियों का जो स्नेह है वो भी हमें मिलता है। और जिस प्रकार से हमने तो कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा ही, मानव पशु तरु गिरी सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है, वो ब्रह्म ही आके और वहां भोजन करता है। और जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हम बात करते हैं सवामणि की, लोगों का ये अक्सर नियम होता है कि वर्ष में एक सवामणि करते हैं, अपने परिचितों को बुलाते हैं, भोजन करवाते हैं। लेकिन यदि आपके यहाँ नित्य प्रति कोई पक्षी आ रहा है तो वो भी एक प्रकार की सवामणि हो रही है, वो भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रह्म भोज एक प्रकार से वो हो रहा है, उसका भी कोई उसी प्रकार से आपको पुण्य मिलता है। अशोक जी आपसे अब चर्चा ये करेंगे कि इस दौर में 2 बड़े पक्षी हम
देखते आए हैं पिछले 20-25 वर्षों में, जिनकी संख्या बहुत कम हो गई थी। एक तो गोरैया की हमने बात की, उसके संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। साथ ही कौवे को लेकर भी अब ये स्थितियां हैं कि एक दौर में कौवा खूब दिखता था, और फिर श्राद्ध पक्ष में उसका एक अपना अलग महत्व है, लेकिन सामान्यतया कौवा भी बहुत कम दिखता है। कौवे में किस प्रकार के क्या गुण हैं और उसके संरक्षण के लिए क्या प्रयत्न किए जाने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और मैं आपके माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूं कि कौवे की 10 से 15 विशेषताएं होती है जी। और हमारे यहाँ महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने कहा कि जैसी रहे संगत वैसी आए रंगत। जी। व्यक्ति का रंग भी वैसा ही हो जाता है। रंग का मतलब होता है स्वभाव। तो हम जब पक्षियों में कौवे की संगत किया करते थे और जलचर में कछुए की किया करते थे, क्योंकि कछुए की आयु सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी होती है। और बहादुरी में हम शेर की संगत किया करते थे। तो हमारा देश विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। कौवे की 10 विशेषताएं कौन सी होती है? कौवे की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि कौवा पक्षियों में सबसे मोस्ट अर्ली राइजर होता है। सबसे पहले उठता, जैसे भगवान राम ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे, और वो भरत को भी कहा उन्होंने कि भरत तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके राज्य की देखभाल किया करो। तो कौवा ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। उठने के बाद में कौवे की सबसे दूसरी बड़ी जो विशेषता होती है, आप उसके सामने 56 भोग रख दीजिए, वो भोग नहीं करेगा। सबसे पहले मॉर्निंग वॉक करके आएगा। जैसे भगवान राम अयोध्या में मॉर्निंग वॉक करके आया करते थे, वैसे कौवा मॉर्निंग वॉक करके आता है। और मॉर्निंग वॉक करने के उपरांत उसके बाद उनके समूहों में से जिसको भोजन दिखाई देता है या मिलता है, वो एक कौवा या 2 कौवे वो काव काव करके अपने सारे साथियों को बुलाते हैं। और बुलाने के बाद में तो ये उनकी तीसरी विशेषता होती है, उनमें से जो भी जिसको भी भोजन मिलता है वो अकेला भोजन नहीं करता है। जैसे परिवार में माताएं बहनें भोजन बनाती है, और भोजन बनाने के उपरांत अपने सब बच्चों को बुलाती है, अपने परिवार के सारे सदस्यों को बुलाती है, तो सबको भोजन कराती है। उसके बाद स्वयं करती है, क्योंकि साम्राज्ञी तो ससुरो भवै, क्योंकि जो बहू होती है वो परिवार की साम्राज्ञी होती है, इसलिए वो बाद में भोजन करती है, क्योंकि वो महारानी होती है। वैसे कौवा अपने पूरे साथियों को बुलाता है, उनको भोजन कराता है, और उनमें अनुशासन होता है। जी। अनुशासन कैसा होता है? एक कौवा अपना भोजन मन पसंद का लेगा और उठ करके चला जाएगा। ऐसे नंबर वाइज कोई आपस में लड़ेंगे नहीं कौवे। बाकी जो पक्षी होते हैं, हमारे यहाँ चिड़िया है, तोते हैं, कबूतर है, मैना है, आपस में लड़ना प्रारंभ कर देगी। अरे भैया आप लड़ते क्यों? भोजन तो देने वाला कोई दे रहा है। लेकिन कौवे आपस में लड़ते नहीं, ये उनकी चौथी विशेषता है। 5वीं विशेषता आपस में खिलाने की परंपरा है, एक दूसरे को खिलाएंगे। तो इसलिए आपस में प्यार, यदि परिवार में स्नेह हम चाहते हैं, हम कुटुंब को बांधना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ एक दूसरे को खिलाने की परंपरा। हम शादी ब्याह में भी देखते थे, जब फेरे होते थे तो उसके बाद में वो सुहाग का क्या होता है, कलेवा वगैरह होता था, एक दूसरे को खिलाना, जिससे एक परिवार दूसरे परिवार का संगम हो जाए। वो एक प्रकार से एक दूसरे के, जैसे चीनी पानी में मिलकर के मालूम नहीं चलता, वैसे 2 परिवारों का संगम हो जाए और एक रक्त में दोनों परिवार समाहित हो जाए। इस प्रकार का विचार वो हमारी परंपराओं में था। तो कौवे एक दूसरे को खिलाते हैं। खिलाने के बाद जब वो संग्रह की वृत्ति होती है, यदि समाज में थोड़ी बहुत संग्रह की वृत्ति होगी तो हम संकट के काल में परेशान नहीं होंगे। जैसे हमारी हिंदू संस्कृति में ये परंपराएं हैं, हम कुछ न कुछ 2 बोरियां, हमें 1 बोरी की आवश्यकता है तो हम 1.5 बोरी घर में रखते हैं। 4 किलो चीनी की आवश्यकता तो 5 किलो चीनी रखते हैं। क्या पता कौन सी आपदा आ जाए। अभी कोरोना काल चल रहा, 1.5 वर्ष से हम देख रहे घरों के अंदर रह रहे हैं, लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति हमारे जीवन में होने के कारण से हम परेशान नहीं हुए। हमारे यहाँ लूट खसोट नहीं हुई, हमारे यहाँ आपस में एक दूसरे को मारा धापी नहीं हुई। बाकी देशों में ये सब कुछ हमें देखने को मिला। तो ये संग्रह की वृत्ति कौवे में पाई जाती है। 1 मिनट में समाप्त करना है। तो जी, 1 मिनट। सबसे बड़े सहयोग की भावना
पाई जाती है, आपको इसमें सहयोग की भावना मिलेगी और एक साथ शत्रु के ऊपर आक्रमण करने का भाव पाया जाता है। और कौवे की सबसे लंबी आयु होती है, इसलिए हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर दर्शन करने के बाद बाहर आते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, अनायास ने मरणम बिना देन येन जीवनम देहांते तव सानिध्यम देही में परमेश्वरम। हे प्रभु, हमारी आयु लंबी हो, अनासक्त हमारी मृत्यु नहीं हो। कौवे की भी अनासक्त मृत्यु नहीं होती है। और आप चिड़ियाघर में सारे पक्षियों को देखोगे लेकिन कौवे को नहीं देखोगे। इसलिए यदि मनुष्य को यदि पिंजरे में भर्ती नहीं होना है, जेल में भर्ती नहीं होना है, तो कौवे की संगत इस प्रकार से रखनी चाहिए। इसलिए कौवे के अनेक गुण हैं। अभी समय की अपनी मर्यादाएं हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सभी दर्शकों को प्रणाम, आपका कोटि कोटि साधुवाद कि आपने मुझे अपने टीवी चैनल पे बुलाया और यहाँ कौवे पक्षियों पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए विवेकानंद जी, आपका हृदय से आभार, धन्यवाद, साधुवाद। तो अशोक जी का स्पष्ट रूप से यह कहना है कि जिस प्रकार से पक्षियों में अलग अलग गुण हैं और उन पक्षियों के साथ में यदि हम रहते हैं, उनकी संगति में हम रहते हैं, तो हमारे अंदर भी कुछ अच्छे गुण आ सकते हैं। उन्होंने अपनी इस चर्चा में वास्तव में बहुत ही सरलता से, सहजता से कौवे के गुण भी हमारे समक्ष हमें बताए, किस प्रकार से कौवे में भी कैसे कैसे गुण होते हैं। और साथ ही इस पूरी चर्चा में उन्होंने ये भी बताया कि एक दौर में चिड़िया, जो छोटी चिड़िया होती है घर के आंगन में जिसे हम चहकते देखा करते थे, गौरैया, वो एक दौर में लुप्त होने लगी थी। लेकिन बहुत से पर्यावरणविदों के प्रयासों से, जिनमें अशोक जी का भी एक प्रमुख नाम है, उनके प्रयासों से भी गौरैया की संख्या निरंतर बढ़ने लगी है। लेकिन इन सब के साथ में मैं आप सब दर्शकों को एक महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी और देना चाहता हूँ। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि पिछले 25 वर्ष में अमेरिका और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 300 करोड़, ध्यान दीजिएगा संख्या पर, बहुत बड़ी संख्या है, 300 करोड़ अर्थात 3 अरब के आसपास पक्षी कम हुए हैं। आखिर क्या कारण है? 3 अरब पक्षी कम हुए हैं। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि सृष्टि के लिए ये खतरनाक संकेत हो सकते हैं, क्योंकि 3 अरब पक्षियों का कम होना जैव विविधता को एक प्रकार से हम कह सकते हैं असंतुलित करने वाला हो सकता है। और जिस प्रकार से ये आहट अमेरिका से जो आई है और पूरे विश्व के समक्ष पर्यावरण को लेकर जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के निराकरण के लिए भी एक बार पुनः भारत को विश्व गुरु का दायित्व निभाते हुए इन सारी परिस्थितियों में स्थितियां ठीक करने के लिए विश्व का नेतृत्व करना होगा। विश्व गुरु भारत की भूमि से ही इन सब समस्याओं का भी निराकरण होने वाला है। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ इस कार्यक्रम को हम विराम देंगे। लेकिन आपसे पुनः ये निवेदन करेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यदि इस विषय से संबंधित आपकी कोई प्रतिक्रिया है, इस कार्यक्रम को लेकर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, तो कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। आपके कमेंट हमारा उत्साहवर्धन भी करते हैं और साथ ही इस कार्यक्रम की समीक्षा करने का भी एक अवसर हमें मिलता है। तो आपसे पुनः वही निवेदन, अधिक से अधिक इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत करवाते जाइए। फिर से एक और नए एपिसोड में कुछ नए विचार के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे और साथ में होगी एक और नई शख्सियत, नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, आनंदित रहिए, प्रकृति के समीप रहिए। बहुत बहुत नमस्कार।